चलिए भूगोल में थे अपना लोग। भूगोल में शुरू करते हैं अगला भाग, भारत की नदियाँ। तो नदियाँ होता क्या है, एक निश्चित प्रवाह पूर्व जलराशि है। नदी क्या है, एक निश्चित प्रवाह पूर्ण जलराशि है जो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर आगे बढ़ता है और जिसका मिलन सागर या महासागर में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। आगे, नदी तंत्र में 3 श्रेणी की नदियाँ होती हैं। नदी तंत्र में 3 श्रेणी की नदियाँ होती है। पहला अवनलिका, दूसरा उसकी सहायक नदियाँ, तीसरा मुख्य नदी जो मिल के बनता है मुख्य नदियाँ होती हैं। जबकि नदी के प्रकार है, नदी के प्रकार 2 प्रकार की नदी होती है, एक अनुवर्ती, दूसरा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती क्या है, तो ढाल के अनुसार, ढाल को जो अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती। जैसे सबसे बड़ी अनुवर्ती नदी कौन है, गंगा नदी। जबकि पूर्ववर्ती नदी कौन है, ऐसी नदियाँ जो भूमि आकृति के विकास से पहले बहती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी। जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण। अगर क्वेश्चन पूछे पूर्ववर्ती नदी के निम्नलिखित में से पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन नहीं है, तो ये तीनों सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और बीच में एक गंगा, 4 को में दे देगा। तो गंगा क्या है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। आगे, नदियों में अपरदन की क्रिया होती है। नदियों में जो काट छाट के जो मिट्टी लाता है उसे क्या कहते हैं, अपरदन की क्रिया होती है। अब ये अनुवर्ती के 3 प्रकार हैं। अनुवर्ती नदी के 3 प्रकार हैं। पहला अपवर्ती नदी, दूसरा प्रतिवर्ती नदी, तीसरा नव अनुवर्ती नदी। तो पहला अपवर्ती नदी क्या है, ऐसी नदियाँ जो मुख्य नदी से समकोण जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्ती नदी कहते हैं। फिर उस ढाल के में बह जाती है, यानी जैसे ही समकोण पे मिलेगी उसी ढाल में बहना शुरू कर देगा, क्या, तो अपवर्ती नदी है। एग्जाम्पल में घग्घर, ये क्या है, समकोण में मिलती है। गंडक, रामगंगा, गोमती, ये सब क्या है, तो अपवर्ती नदी है जो समकोण पे नदियाँ में मिलती है। ये सब गंगा की सहायक नदी है जो गंगा के बायां साइड से मिलती है। आगे है, अब है प्रतिवर्ती नदी। ऐसी नदियाँ जो मुख्य नदी से विपरीत ढाल में बहती है उसे क्या कहते हैं, प्रावर्ती। नाम है सबसे प्रावर्ती नदी, जो मुख्य नदियाँ से विपरीत बहती है उसे क्या कहते हैं, प्रावर्ती नदी। जैसे सोन और पुनपुन। आगे अगला है, तीसरा है नव अनुवर्ती नदी, जो मुख्य नदी के समानांतर बहती है उसे क्या कहते हैं, नव अनुवर्ती नदी। जैसे यमुना, यमुना क्या है, उसके समानांतर बहती है। आगे डिफिनेशन है, वो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ याद रखिएगा जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी का उदाहरण। तो पूर्ववर्ती नदी एसएसबी, सिंधु सतलज वही सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, जबकि अनुवर्ती नदी गंगा। आगे अब ये पूर्ववर्ती नदी के भी 2 भाग हैं। पहला अध्यारोपित नदी क्या है, ऐसी नदी जो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूरब प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी। उसे हम जो अध्यारोपित नदी कहते हैं, यानी पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में जो नदी बहेगी उसे क्या कहेंगे, अध्यारोपित नदी। आगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और, क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के परिक्रमण या घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, जबकि परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या, दिन और रात, जबकि परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन। आगे, नदियों में अपरदन की क्रिया होती है एवं नदी अवसाद के द्वारा मैदान का निर्माण करती है। मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों के अपरदन के कारण जो अवसाद लाया जाता है, जिससे उसी के कारण जो मैदान निर्माण होता है। जबकि नदी के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है। नदी के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है, एक युवा काल, दूसरा पौध काल और तीसरा वृद्ध अवस्था। आगे, तो युवा अवस्था क्या है, तो नदियों के ऐसी अवस्था जिसमें आयतन जो है कम होता है और गति ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, युवा अवस्था। याद रखिएगा, अगर डिफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिएगा, युवा अवस्था नदी का युवा अवस्था क्या है, आयतन कम, स्पीड ज़्यादा रहेगा तो वो क्या है, नदी का युवा अवस्था है। और अपरदन करता है एवं विभिन्न भू आकृति बनाता है उसे क्या कहेंगे, तो नदियों का युवा अवस्था है। जैसे तो भू आकृति कैसा आकृति बनाएगा, तो गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात
निम्नलिखित में से नदी की कौन सी अवस्था बनाती है? तो युवा अवस्था बनाती है। नदी का युवा अवस्था जो है किस 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 चीज़ का निर्माण करेगा? तो गॉर्ज का, कैनियन का और जलप्रपात का। जिसका आयतन कम और गति ज़्यादा रहेगा तो वो क्या है? युवा अवस्था में नदी है। जबकि गॉर्ज क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज जो है सिंधु नदी का गाजी नामक स्थान पर बनता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज सिंधु है, जो कहाँ? गाजी नामक स्थान पे बनता है। आगे, अब एक जलप्रपात क्या है? जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तब मुलायम चट्टान बनता है, उससे मुलायम चट्टान का अपरदन होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो जलप्रपात क्या है? तो जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तब मुलायम चट्टान बनता है, उससे मुलायम चट्टान का अपरदन होता है। यानी ऊंचाई से जो पानी गिरेगा जलप्रपात का उदाहरण है। जबकि एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में। याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा, विविध है। एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। कौन सी नदी? तो ओरिनिको नदी पे है। याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात कौन सी नदी? तो ओरिनिको नदी, वेनेजुएला में। जबकि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। जबकि ये कौन सी नदी? तो सेंट लॉरेंस नदी पे। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे है। जबकि जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में। जो किस नदी पे है? साबरमती नदी पे। क्वेश्चन याद रखिएगा, जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो साबरमती पे। जोग या गरसप्पा जलप्रपात साबरमती कर्नाटक में। जबकि नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पे। सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा जलप्रपात। जबकि एंजल किस नदी पे? ओरिनिको नदी पे। एंजल जलप्रपात किस नदी पे? ओरिनिको नदी, वेनेजुएला में। जबकि नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पे, यूएसए कनाडा में। जबकि जोग या गरसप्पा साबरमती नदी कर्नाटक में। आगे, छिप्रिका जलप्रपात की श्रृंखला। याद रखिएगा, छिप्रिका क्या है? तो जलप्रपात की श्रृंखला है। जबकि भी आकार की घाटी और जलोढ़ पंख बनाती है। ये जलप्रपात क्या है? तो भी आकार की घाटी और जलोढ़ पंख बनाता है। आगे, उल्लेखनीय है कि जब जल का प्रवाह पर्वत से मैदान की ओर होती है तो निक्षेपित संरचना जलोढ़ पंख कहलाती है। ये जलोढ़ पंख क्या है? तो जलोढ़ पंख है जब नदी का प्रवाह पर्वत से मैदान की ओर होती है तो निक्षेपण संरचना जलोढ़ पंख के नाम से जानी जाती है। जबकि पौध अवस्था क्या है? तो पौध अवस्था में क्या है? ऐसी नदियाँ विसर्ग का निर्माण करती है। विसर्ग यानी वही जो सांप के आकार का। तो पौध, याद रखिएगा, विसर्ग का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो पौध अवस्था वाली नदी जो है विसर्ग का निर्माण करती है। आगे चलिए, आगे विसर्ग के अलावा क्या है? तो तटबंध है, गोकुल झील और बाढ़ का मैदान जो है पौध अवस्था में निर्मित होता है। आगे, गोकुल झील, अच्छा क्वेश्चन है। गोकुल झील नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण पुराने मार्ग पर गोकुल झील निर्मित होता है। अब गोकुल झील का निर्माण कैसे होता है? तो गोकुल झील नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, जैसे नदी जा रहा सीधे मुड़ जाएगा तो वहाँ क्या बनेगा? गोकुल झील बनेगा। याद रखिए, गोकुल झील नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण पुराने मार्ग पर गोकुल झील का निर्माण होता है। जैसे झेलम नदी के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन है, झेलम नदी के द्वारा वुलर झील कश्मीर का निर्माण होता है। वो जो अच्छा क्वेश्चन है, झेलम नदी पे जो है वुलर झील, जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर झील है। जबकि खारे पानी का नहीं, सांभर झील जो राजस्थान में है। याद रखिएगा, जबकि मीठे पानी का वुलर झील जम्मू कश्मीर में। जबकि सांभर झील सबसे लवणीय है शायद। हाँ, तो सांभर झील जो लवणीय है शायद, जो कहाँ है? तो राजस्थान में है। आगे, अब नमकीन पानी का झील, नमकीन पानी यहाँ आ गया। नमकीन पानी का झील कौन है? तो सांभर और डिडवाना। याद रखिए, नमकीन पानी का झील कौन कौन है? तो सांभर झील है और डिडवाना है। आगे, वही लवणीय नमकीन पानी का झील कौन है? तो सांभर और डिडवाना कैसा झील है? तो लवणीय पानी का झील है।
जबकि वूलर और डल झील जो है मीठे पानी का झील है। वही वूलर झील भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, जबकि डल और वूलर झील दोनों क्या है, तो मीठे पानी का झील है। जबकि सांभर और डिडवाना झील क्या है, तो लवणीय झील है। आगे, जो झील सागर से जुड़ी होती है उसे लैगून झील के नाम से जाना जाता है। जो झील सागर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, लैगून झील के नाम से जाना जाता है। पौध अवस्था भी खत्म। अब आइए वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में डेल्टा ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। पौध अवस्था में नदी किस चीज का निर्माण करता है, तो डेल्टा का और ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। आइए, आयतन बढ़, तो ये पौध अवस्था में वृद्ध अवस्था में क्या होता है, तो आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है या अवसाद बढ़ जाता है। या देखिए, वृद्ध अवस्था में क्या है, तो आयतन बढ़ जाएगा या अवसाद बढ़ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। या वृद्ध अवस्था भी खत्म। वृद्ध अवस्था में क्या, पानी का जो है नदी का आयतन बढ़ जाता है और ये डेल्टा का निर्माण करता है। अब आइए ज्वार नदमुख। जब नदी का मुहाना सागर से जुड़ा होता है तब ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। याद रखिए, जब नदी का मुहाना सागर से जहाँ मिलता है वहाँ क्या बनता है, ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। भारत में नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती। भारत में नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर, ये भी याद रखिए, किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर। सारी नदियां जितना है सब जब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी तरफ, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ये नदियों का भाग, नदियों के दो भाग में बांटा जाता है, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अंतर में देखिए, हिमालय नदी तंत्र क्या है, तो सदाबहानीय होती है। हमेशा हिमालय नदी तंत्र वाला जो है सदाबहानीय होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी यह वर्षाती होती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, तो वर्षाती, जबकि हिमालय नदी तंत्र सदाबहानी है। आगे, इसका यानी हिमालय नदी तंत्र के नदी का स्रोत ग्लेशियर होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का स्रोत वर्षा होता है। आगे, हिमालय नदी तंत्र लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र लंबी नहीं होती है। हिमालय नदी तंत्र का उदाहरण कौन कौन है, तो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को भारत का शोक कहा जाता है, जबकि चीन का शोक हवांगो नदी। चीन का शोक हवांगो नदी, भारत का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक कोसी नदी। याद रखिए तीनों क्वेश्चन, बिहार का शोक कोसी नदी, भारत का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि चीन का शोक हवांगो नदी। आगे, और ये प्रायद्वीपीय नदी में क्या है, तो प्रायद्वीपीय में लंबी नहीं होती है, जिसका उदाहरण कौन है, एक गोदावरी जो दक्षिण की गंगा कहलाती है। ये भी याद रखिए, गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। अब आइए, हिमालय नदी तंत्र विसर्ग बनाती है, हिमालय नदी तंत्र विसर्ग बनाती है, जबकि विसर्ग बनाती है, गौर्ज बनाती है, गोकुल झील बनाती है, भी आकार की घाटी बनाती है। हिमालय नदी तंत्र जो है विसर्प, गौर्ज, गोकुल और भी आकार की घाटी बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये सब नहीं बनाती है। आगे, इसमें सभी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। किसमें, तो हिमालय नदी तंत्र वाली जितनी नदी है सब डेल्टा का निर्माण करेगी, जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। आगे, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होती है हिमालय नदी तंत्र की नदी। हिमालय नदी तंत्र का जितना भी नदी है सब मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होती है, जैसे कि कोसी नदी। जबकि प्रायद्वीपीय नदी में जो है ऐसा नहीं है। आगे, हिमालय नदी तंत्र में इसमें सभी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि इसमें नहीं बनाती है। इसमें नदी तंत्र जो एस्टूरी बनाती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो नदी क्या बनाती है, एस्टूरी बनाती है। इस कई नदियां जो है प्रायद्वीपीय तंत्र में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन याद रखें, भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। जबकि लूनी नदी क्या है, तो अंतःस्थलीय बहने वाली नदी है। लुप्त हो जाती है। वही अंतःस्थलीय नदी बहने वाली कौन सी नदी है, लूनी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है, जबकि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है, नर्मदा और ताप्ती। अब आइए अपवाह नदियाँ। अपवाह नदियाँ कौन कौन है, तो सिंधु नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यही तीनों को पढ़ना है, यही तीनों से एग्जाम में आता है। अपवाह नदी तंत्र पढ़ना है हमको कौन कौन, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी हिमालय की सबसे लंबी नदी है, जिसकी सहायक नदी
सतलज है, व्यास है, और भी सारा है। कौन कौन? चेनाब है और झेलम है। सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम किसकी? तो सिंधु नदी तंत्र में देखा जाता है, याद रखिएगा। आगे सतलज नदी पे कौन सा बांध है? भाखरा नंगल बांध है, याद रखिए। सतलज नदी पे कौन सा बांध है? भाखरा नंगल बांध है। आगे, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसी बांध को जो है आधुनिक मंदिर की संज्ञा दिया था। आगे, अब ये नोट, सिंधु नदी जल समझौता, अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। क्वेश्चन याद रखिए, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। जबकि झेलम क्या है? झेलम श्रीनगर घाटी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। झेलम जो है श्रीनगर घाटी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आगे, चेनाब, यह इंडस की सबसे लंबी नदी है, याद रखिए। चेनाब जो है इंडस की सबसे बड़ी नदी है। जबकि हिमाचल प्रदेश में चेनाब को जो है किस नाम से जानते हैं? चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में चेनाब को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। जबकि बांग्लादेश में यमुना, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में यमुना, गंगा को वही जमुना, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 ऐसे 25 याद देखिए 100,000 करके याद अंक याद रखिएगा तभी याद होगा। 25 क्या है? तो गंगा की लंबाई है। जबकि गोदावरी की लंबाई 1465, गोदावरी की लंबाई 1465। जबकि यमुना की 1375, यमुना की 1375 प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है। जबकि कृष्णा की 1300 किलोमीटर है, इन्हें जब मीटर तो मारेंगे किलोमीटर, सभी जो है किलोमीटर में। जबकि नर्मदा का 1290, गंगा तो याद है 25, गोदावरी 1465, जबकि यमुना 1375, कृष्णा में तो स्पष्ट है, कृष्णा 90013, कृष्णा में 3 गो शब्द 00, कृष्णा 1300, जबकि नर्मदा 1290। आगे, महानदी पर, अच्छा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है जो कहाँ स्थित है? हाँ उड़ीसा, ठीक है। महानदी पर जो हीराकुंड बांध है जो कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अब आ गया ये गंगा नदी तंत्र। यह भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है जो गंगोत्री से निकलती है। भूलेंगे नहीं, देवप्रयाग में, अच्छा क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलने के बाद और मिलती है और यह गंगा के नाम से जानी जाती है। याद रखिए, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और मिलने के बाद जो क्या किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। नोट है, अलकनंदा नदी का उद्गम, अच्छा क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बद्रीनाथ से होता है। याद रखिए, बद्रीनाथ का सतोपंथ से होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से? बद्रीनाथ के सतोपंथ से होता है। और यह अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा की धारा में मिलने से बनता है। देखिए, अलकनंदा किसके मिलने से बनता है? तो धौली और विष्णु गंगा के मिलने से, धौली और विष्णु गंगा के मिलने से जो है कौन बनता है? अलकनंदा नदी बनता है, जो कहाँ पे मिलता है? जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलता है। जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में कौन मिलता है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, जो किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा से। जबकि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है। आगे नोट है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा कहलाती है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन कहलाती है, जो गंगा में पाई जाती है। जबकि डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव का 2009, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आगे, गंगा की सहायक नदी सोन है, जो दाहिने किनारे से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं।
आगे, गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना 2014 से चल रहा है। गंगा की सफाई के लिए जो है नमामि गंगे कार्यक्रम कब से प्रारंभ है? 2014 से प्रारंभ है। जबकि भूलेंगे नहीं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद प्रयाग में मिलती है। इलाहाबाद प्रयाग में मिलती है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है, सॉरी चंबल। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, जो मालवा के पठार महू मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल कहाँ से निकलती है? महू मध्य प्रदेश से निकलती है, मालवा के पठार से। याद, अच्छा क्वेश्चन है। आगे, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है खंड का निर्माण करती है, याद रखिएगा। आगे नोट है, चंबल की, अच्छा क्वेश्चन है, चंबल की सहायक नदी बनास और छिप्रा है। चंबल की सहायक नदी कौन कौन है? बनास और छिप्रा। जबकि चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। जबकि चिनाब की सहायक नदी कौन है? तो बनास और छिप्रा है। आगे, छिप्रा के किनारे उज्जैन या अवंती शहर बसा हुआ है। जबकि यमुना के अन्य सहायक नदियों में जो है सिंधु और बेतवा भी है। सिंधु और बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। सिंध केन बेतवा वो सब है। आगे, अब ये नोट में है, चंबल नदी पर 3 बांध बना हुआ है। कौन कौन है? तो राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध, हाँ, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पे बना हुआ है। जबकि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ? हिमाचल प्रदेश, और गांधी सागर बांध हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गांधी सागर बांध कहाँ? मध्य प्रदेश में। जबकि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ? हिमाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। आगे, गंडक नदी हिमालय के चोटी से निकलती है। गंडक नदी हिमालय की चोटी से निकलती है और बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। गंडक नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है? चंपारण में प्रवेश करती है। इसी कड़ी में पटना के निकट, अच्छा क्वेश्चन है, पटना के निकट सोनपुर में गंगा भी मिल जाती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो सोनपुर में। गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है? सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है। जबकि गंडक नदी परियोजना का संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है। गंडक नदी परियोजना का संबंध किससे है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश से है। जबकि कोसी नदी जो बिहार का शोक है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जो हिमालय नेपाल से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय नेपाल से निकलती है, जो एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। जबकि अरुणा नदी, हाँ, अरुणा नदी से मिलकर यह जो है सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी अरुणा नदी में मिलकर सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी तंत्र खत्म। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत का शोक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। चोमोयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसे भिन्न भिन्न स्थलों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अभी बताएं, गंगा को पद्मा के नाम से, और हुगली को मेघना के नाम से जाना जाता है। हुगली को मेघना के नाम से, गंगा को पद्मा के नाम से, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे, अब ये ब्रह्मपुत्र के अनेक सहायक नदी है। इनमें बाएं तट से, अच्छा क्वेश्चन है, ये ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है? उस साइड से म्यांमार की तरफ से, तो धनसिरी और नहीं, दिहांग, बूढ़ी दिहांग। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र के बायां से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो धनसिरी और बूढ़ी दिहांग। जबकि अन्य सहायक नदियां में दाहिने तट से सुबनसिरी, मानस, संगोश और कामेंग मिलती है। याद रखिएगा, सुबनसिरी, मानस और संगोश और कामेंग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसमें जो सुबनसिरी जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सुबनसिरी क्या? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जिसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से ही
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी। अब वही अन्य बातें, हुगली की सहायक नदी दामोदर है। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर है, जो छोटा नागपुर पठार के पहाड़ी से निकलती है। याद रखिए, हुगली की सहायक नदी कौन है? दामोदर है, जो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के से निकलती है। जबकि दामोदर परियोजना अमेरिका के TVC पर आधारित है। याद रखिएगा, दामोदर परियोजना जो है अमेरिका के TVC पर आधारित है। जबकि जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जबकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में बहने वाली और अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो भ्रंश घाटी में बहती है। आगे, गरसोप्पा वाटरफॉल, अच्छा क्वेश्चन है। गरसोप्पा वाटरफॉल या जोग वाटरफॉल या इसी का दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, कर्नाटक में है, जो किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। शरावती नदी पे है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग या गरसप्पा है, जो शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। जबकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, नीचे वाला जो एक है तो हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में तो तीनों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों खत्म। अब ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय की तुलना में अधिक पुराना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुराना है, जो छोटी और सदाबहानीय नहीं होता है। यानी छोटी और सदाबहानीय नहीं होता है, छोटी होता है और सदाबहानीय नहीं होता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में निम्नलिखित नदियां सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे गोदावरी। पहला गोदावरी, तो गोदावरी को पहले पढ़िए। यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नदी है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी है। इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि इसे प्रायद्वीपीय नदी की वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इत्यादि में बहती है। गोदावरी नदी का बहाव कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में बहती है। जबकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए इसमें जो डेल्टा का भी निर्माण करती है। जो अरब सागर तरफ गिरेगी वो क्या बनाएगी? एस्चुरी। और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। आगे, इसकी सहायक नदी पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा जो है इत्यादि इसकी सहायक नदी है। ये बताते हैं गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा जो इसकी सहायक नदी है। इसका ट्रिक है, कम से कम याद रखना है, तो वाह PM इंदिरा गांधी। तब वाह मतलब पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। आगे नोट है, कोलेश्वरम और कोलाबरम परियोजना का संबंध गोदावरी नदी पे ही है। याद रखिएगा, कोलेश्वरम और कोलाबरम परियोजना का संबंध किससे है? तो गोदावरी नदी से ही है। कोलेश्वरम और कोलाबरम परियोजना का संबंध किससे है? तो गोदावरी नदी से ही है। जबकि कोलेश्वरम सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन यानी, अच्छा क्वेश्चन है, कोलेश्वरम सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन यानी सिंचाई प्रोजेक्ट है, जो तेलंगाना में है। याद रखिएगा, कोलेश्वरम जो है सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन यानी सिंचाई प्रोजेक्ट है, जो कहाँ है? तेलंगाना में है। याद रखिएगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी गया में हाल ही में जो बना गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पे जो गया में बनाया गया, जो बिहार में ही है। जबकि अगला है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का कृष्णा नदी। गोदावरी नदी खत्म, इतना याद इनफ है। कृष्णा नदी में है महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। सबका कम से कम जहाँ से निकलते हो वहाँ याद रखेगा। तो गोदावरी नदी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। याद रखिएगा, जो गोदावरी नदी कहाँ? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। जबकि कृष्णा नदी कहाँ से? तो महाबलेश्वर से निकलती है और पूर्व की दिशा की ओर बहती है। महाबलेश्वर से निकलती है और पूर्व की दिशा की ओर बहती है। इस नदी का अधिकांश भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है।
याद रखिएगा। कृष्णा नदी का अधिकांश भाग कहाँ, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। आगे है, इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो तुंगभद्रा, भीमा। तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी किसका सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। और है अगला घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना और मूसी, ये सब किसकी नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना और मूसी। मूसी कम से कम याद रखिए, मूसी किसकी सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी। आगे कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जबकि मूसी नदी के किनारे जो हैदराबाद स्थित है। ऑपरेशन पोलो के तहत कब ऑपरेशन पोलो कब चला गया था, 1948। याद रखिए, ऑपरेशन पोलो कब, 1948 में। जबकि कावेरी, अगला है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का कृष्णा खत्म। अब एक कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो कावेरी जो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। सबका उद्गम स्थल याद रखेगा, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वरम और यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन है, तो कावेरी नदी निकलती है। जबकि यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी होती है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ जो सालों भर पानी रहता है। जबकि यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बहती है। कावेरी नदी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बहती है। आगे इसकी सहायक नदी है अमरावती, हेमावती, काविनी और भावनी। याद रखिएगा, अमरावती, हेमावती, कावनी और भावनी किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है। आगे नोट है, कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी विवाद जो है, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। जबकि इस विवाद के निराकरण के लिए आर्टिकल 262 में के तहत जल न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया है। जबकि आर्टिकल 263 में क्या चीज है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होंगे, याद रखिए। जबकि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। आगे अब ये तो याद रखिए, कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो अमरावती, हेमावती, काविनी और भावनी जो किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। इस विवाद के निराकरण के लिए हो गया था कौन सा आर्टिकल में, 262 में जो है जल न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया है। आगे है, मेकाधातु जलाशय का संबंध जो है कावेरी नदी से ही है। मेकाधातु जलाशय का संबंध किससे है, कावेरी नदी से है। इसी से जो है बेंगलोर में पानी पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा, मेकाधातु जलाशय का संबंध किस नदी से है, कावेरी नदी से है। इसी के माध्यम से जो बेंगलुरु में पानी पहुंचाया जाता है। आगे नोट है, श्रीशैलम जलाशय का संबंध कृष्णा नदी से है। श्रीशैलम का संबंध किससे है, कृष्णा नदी से है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विवाद के केंद्र बिंदु में यह जलाशय है। याद रखिएगा, वो जो है कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। जबकि श्रीशैलम जलाशय का किसके बीच विवादित है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। श्रीशैलम जलाशय किसके बीच विवादित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवादित है। इस तरह कावेरी नदी भी खत्म। प्रायद्वीपीय नदी का अगला नदी है महानदी। मैकाल पहाड़ी की श्रेणी छत्तीसगढ़ से सिहावा से निकलती है। याद रखिएगा, मैकाल कहाँ से निकलती है, तो सिहावा से निकलती है। मैकाल पहाड़ी की श्रेणी छत्तीसगढ़ के सिहावा से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। सिहावा से कौन सी नदी, महानदी निकलती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। याद रखिए, महानदी कहाँ कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। भारत का शोक ब्रह्मपुत्रा को, जबकि बिहार का शोक कोसी को, जबकि चीन का शोक हवांगो नदी, बंगाल का शोक हुगली, नहीं हाँ याद रखिएगा, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चारों पांचों जो शोक वाला सबको याद रखिएगा। आगे उड़ीसा का शोक महानदी है जिसपे हीराकुंड बांध स्थित है। आगे इसकी सहायक नदी टेल, हसदो और मांड है। याद है, महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो याद रखिए टेल,
हसदो और मांड किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। महानदी। महानदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो टेल, हसदो और मांड। एक बार डेर पे करके वीडियो सुन लीजिए, आसान ही हो। आगे टेल, हसदो और मांड ये किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, श्रावती, लूनी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो याद रखें, नर्मदा, ताप्ती तो सबको याद रहता है। अरब सागर में जो पश्चिम साइड में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, श्रावती और लूनी ये सब क्या हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। आगे अब ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में क्या है? तो यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी, नर्मदा और सोन। चलिए, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तीसरी सबसे बड़ी तंत्र है। पहले कौन? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा और तीसरा नर्मदा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। जबकि धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। कहाँ? मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। आगे सरदार सरोवर परियोजना भी जो है इसी नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर परियोजना है। याद रखिएगा। अब एक ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। सबका उद्गम स्थल कम से कम याद रखिएगा। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। नदी की अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सीक्वेंस वाइज में है। यानी ताप्ती नदी सबसे अधिक कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में बहती है। सबसे ज़्यादा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी बहती है। जबकि लूनी नदी एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। लूनी नदी क्या है? एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है। यह अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है ये, जो पुष्कर के निकट दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है। एक सरस्वती और दूसरा साबरमती। नहीं, अरावली की पहाड़ी से निकलती है और ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जो पुष्कर के निकट दो धारा के रूप में उत्पन्न होती है। एक धारा है सरस्वती और दूसरा है साबरमती। आगे याद रखिए, साबरमती और सरस्वती किसकी धारा है? तो लूनी नदी की धारा है। पुष्कर में, अच्छा क्वेश्चन है, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा की मंदिर है। पुष्कर में ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। आगे अब ये महानदी। महानदी यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक ही बात याद रखिए, कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। जबकि साबरमती नदी जो है, इसी नदी के किनारे जो है कौन सा शहर है? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। अब ये बैतरनी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की नदी से निकलती है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। बैतरनी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है। हाँ, गोदावरी भी नदी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है और बैतरनी नदी भी त्र्यंबकेश्वर से। जिस तरह यहाँ अमरकंटक से नर्मदा और सोन यहाँ याद है, उसी तरह वहाँ भी त्र्यंबकेश्वर से नर्मदा, गोदावरी और बैतरनी नदी निकलती है। आगे श्रावती नदी कर्नाटक, अच्छा क्वेश्चन है, श्रावती नदी कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है और इस पर गरसोप्पा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे? श्रावती नदी पे। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे? श्रावती नदी पे स्थित है। जबकि मांडवी और ज्वारी गोवा, अच्छा क्वेश्चन है, मांडवी और ज्वारी गोवा में बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। मांडवी और ज्वारी कहाँ बहती है? तो गोवा में बहती है। केरल में, अच्छा क्वेश्चन, केरल में भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पवना नदी बहती है। केरल में कौन कौन सी नदी है? तो भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पवना नदी है। तो भरतपुजा नदी पे इसे कोयना नदी भी कहा जाता है।
केरल की जो भरतपुजा नदी है उसे क्या नाम से जाना जाता है? कोयना नदी के नाम से जाना जाता है। एवं अन्नामलाई की पहाड़ी से ये निकलती है। कोयना नदी या भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची अन्नामलाई तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुली है, जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। आगे अब ये पेरियार नदी, केरल की जो पेरियार दूसरा नदी है, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन है केरल की सबसे लंबी नदी? कोयना नदी, जिसे किस नाम से जानते हैं? भरतपुजा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ से निकलती है? अनायमुडी पहाड़ी से निकलती है। जबकि अगला है पवना नदी, यह केरल के वेम्बनाड झील से मिल जाती है। पवना नदी जो है यह केरल में वेम्बनाड झील से मिल जाती है। आगे फरक्का बैराज भारत का सबसे बड़ा बैराज है, जो कौन निर्माण करता है? गंगा नदी पर है। फरक्का बैराज जो है भारत का सबसे बड़ा बैराज है, जो कहाँ है? गंगा नदी पे है। नहीं आगे फरक्का में गंगा नदी का औसतन जल प्रवाह 55,000 क्यूसेक है। याद रखिएगा, फरक्का में गंगा नदी का औसतन जल प्रवाह कितना है? 55,000 क्यूसेक है। आगे अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, जबकि गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। इस तरह नदी तंत्र खत्म। अब आइए अगला टॉपिक है भारत की झील और सिंचाई परियोजना। झील जलाशय के क्षेत्र को कहा जाता है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से विकसित होता है। झील जो है जलाशय के क्षेत्र को कहा जाता है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से विकसित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण है प्राकृतिक झील में सबसे बड़ा झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जबकि लैगून या लवणीय झील है। ये चिल्का झील क्या है? लैगून या लवणीय झील है। आगे चिल्का झील भारत का सबसे पहला रामसर स्थल भी है। चिल्का झील भारत का सबसे पहला रामसर स्थल भी है। भूलेंगे नहीं, सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब ये झील के प्रकार, पहला है टेक्टोनिक झील, यानी इसे हिंदी में विवर्तनीय झील भी कहा जाता है। ये इसका निर्माण कैसे था? पृथ्वी के प्लेट टेक्टोनिक के उत्पन्न झील को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक झील के नाम से जानता है। यानी पृथ्वी के प्लेट टकराने से जो झील का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? टेक्टोनिक झील कहा जाएगा। जैसे इसका उदाहरण कौन कौन है? तो गैगा बल और मानव बल कैसा किस झील का उदाहरण है? टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। गैगा बल और मानव बल झील किसका उदाहरण है? तो विवर्तनीय झील का उदाहरण है। आगे अब ये दूसरा है लेगून झील। इस झील का मिलन समुद्र से होता है। जो एकमात्र झील कौन है? जो एकमात्र झील है, यानी लेगून झील क्या है? जो समुद्र से मिलेगा वो लेगून झील बनेगा। जैसे में चिल्का झील जो कहाँ है? उड़ीसा में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। जबकि पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में। आगे अगला है क्रेटर झील। ज्वालामुखी क्रिया से जो झील निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि लोनार झील जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो किस झील का उदाहरण है? क्रेटर झील का, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है। आगे अगला है भारत के प्रमुख झील, जो किस राज्य में है और कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील और विश्व की दूसरी झील है। दूसरी सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे दूसरी। हाँ, जबकि पहला कौन? तो सुपीरियर। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन? सुपीरियर झील। आगे तो याद रखिए, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। जबकि सांबर झील राजस्थान में, जो सबसे लवणीय झील है। जबकि वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और ये झेलम नदी का संबंध जो है वुलर झील से ही है। आगे अगला है कश्मीर। देखिए, गेंडाबल झील, मानव बल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील कहाँ है? सब जम्मू कश्मीर में है। गेंडाबल झील, मानव बल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और अनंतनाग झील कहाँ है? नाग और बल वाला जितना है सब जो है जम्मू कश्मीर में। जबकि लोकटक झील मणिपुर में। जब हुसैन सागर झील हैदराबाद, हाँ, हुसैन सागर झील हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के बीच जो है हुसैन सागर झील है। जबकि नागा अर्जुन सागर झील कहाँ? भी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में ही है। नागा अर्जुन सागर झील कहाँ? हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में। जबकि
अब ये पढ़े हैं वेम्बनाड झील कहाँ? केरल। केरल में। वेम्बनाड झील केरल में, और डीमताल और नैनीताल झील उत्तराखंड। उत्तराखंड। डीमताल और नैनीताल कहाँ? उत्तराखंड में। जबकि सूरजताल और चंद्रताल कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सूरजताल और चंद्रताल कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जबकि सुकमा झील पंजाब में। याद रखिए ये सब। सुकमा झील कहाँ है? तो पंजाब में। जबकि सांभर, डिडवाना, पिछोरा और राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर कम से कम याद रखिए, सांभर, डिडवाना, पिछोरा और राजसमंद झील कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी झील लवणीय, राजस्थान में जितनी भी झील है क्या सब लवणीय झील है। आगे, लोकटक झील पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल नाम जाओ। ये क्वेश्चन पूछने वाला दरोगा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लोकटक झील पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल नाम जाओ। जबकि हुमिडीज, अच्छा क्वेश्चन है, हुमिडीज नामक वनस्पति लोकटक झील पे ही पास ही पाया जाता है। याद रखिए क्वेश्चन, याद रखिएगा। हुमिडीज नामक वनस्पति लोकटक झील पे ही पाया जाता है। हुमिडीज नामक वनस्पति कहाँ पाया जाता है? तो लोकटक झील पे ही पाया जाता है। जबकि सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जहाँ नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसका संबंध नौकायान से। वेम्बनाड झील क्या है? तो लंबी झील है, यानी सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जहाँ नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। जो किस नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौकायान से, जो केरल में आयोजित किया जाता है। आगे है सबसे ऊंची झील तसोकाम, लद्दाख में है। याद रखिएगा, सबसे ऊंची झील कौन है? तसोकाम है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। इसके बाद चोलेमन झील है। सबसे ऊंची कौन? तसोकाम। सबसे ऊंचा झील तसोकाम जो लद्दाख में है। उसके बाद जो है कौन है? तो चोहलेमन है। चोहलेमन जो है दूसरे नंबर पे ऊंचाई में है। जबकि भारत का सबसे गहरा झील मानवबल झील, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे गहरा झील कौन है? मानवबल झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। ऊंचा जो तसोकाम, और जबकि लंबा वेम्बनाड, जो केरल में जो नेहरू ट्रॉफी होता है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। सॉरी, सुपीरियर सागर, वो सुपीरियर झील बोले नहीं। विश्व का सबसे बड़ा झील नाम है सागर, लेकिन ये जो है कैस्पियन सागर है। ये झील है विश्व का सबसे बड़ा झील। मीठा पानी से। हाँ, सुपीरियर झील मीठे पानी का झील है। हाँ, सुपीरियर झील जो है मीठे पानी का झील है। वही हमको लगा, हमको कहीं गलती कर रहे हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। तो याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? सुपीरियर कैस्पियन सागर है। नाम सागर है, लेकिन वो झील है। विश्व का सबसे बड़ा झील है, लेकिन सुपीरियर झील जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। आगे, कैस्पियन सागर कहाँ है? किस देश में है? रूस में। रूस में, याद रखिएगा। कैस्पियन सागर कहाँ? रूस में है। जबकि विश्व का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील, जो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन है? वान झील, जो तुर्की में है। याद रखिएगा, 330% यहाँ के पानी में लवण है। 330%। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील जो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल, अफ्रीका। देखिए, विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? तो बैकाल झील है। गहरा क्या है? बैकाल झील, जो कहाँ है? रूस में ही है। आगे है, विश्व का सबसे लंबा झील कौन है? टंगानिका। नहीं, टंगानिका विश्व में। लंबा बोले। हाँ, विश्व का सबसे लंबा कौन है? तो टंगानिका झील है, जो पूर्वी अफ्रीका में है। जबकि भारत का कौन है? तो वेम्बनाड झील है। भारत का सबसे लंबा कौन? वेम्बनाड झील। जबकि विश्व का कौन? टंगानिका, जो कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। आगे, अब आइए, झील भी खत्म। अब आइए भारत की प्रमुख जलप्रपात। भारत की प्रमुख जलप्रपात। ऊंचाई से जब जल गिरता है तब जलप्रपात कहलाता है। यानी ऊंचाई से जो जल गिरेगा उसको क्या है? जलप्रपात कहते हैं। जिसके भारत में निम्नलिखित उदाहरण है। पहला, चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान में है। जो किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे। याद रखिए, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, राजस्थान में है। पहले नदी याद कीजिए। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पे। क्या बोला है? कोई बात नहीं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे? चंबल नदी पे। कौन सा राज्य? राजस्थान में। जबकि हुंड्रू जलप्रपात, ये तो याद रखिए, झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी पे। आगे, गोमती धारा जलप्रपात, सॉरी, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ? राख नदी पे, ये भी झारखंड में। राख नदी। हाँ, याद रखिएगा, गौतम धारा जलप्रपात कहाँ? तो राख नदी पे, झारखंड में। जबकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। ये सब याद रखिएगा। जबकि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ?
तो नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में ही है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे ही है और ये मध्य प्रदेश में है। जबकि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी नदी गोवा में। क्वेश्चन याद रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात कहाँ? तो गोवा में मांडवी नदी पे। याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन हिट कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो मांडवी गोवा में। आगे कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो बरोही नदी कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात जो है बरोही नदी कर्नाटक में है। जबकि गरसोप्पा या जोग शरावती नदी पे कर्नाटक में है। जबकि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में ही है। जबकि काकोला जलप्रपात बिहार का नवादा में है। नवादा में है। जबकि तेलहर जलप्रपात, अच्छा तेलहर जलप्रपात जो कैमूर जिला में है। तेलहर जलप्रपात जो है कैमूर जिला में है। जबकि कोकोलत कहाँ? तो नवादा में है। अब देखिए राजभाई, देखिए चुलैया जलप्रपात राजस्थान में, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में, गौतम धारा जलप्रपात झारखंड में ही है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, कपिल धारा मध्य प्रदेश में, दूध सागर गोवा में, कुचिकल कर्नाटक में, गरसोप्पा या जोग कर्नाटक में, जबकि शिव समुद्रम भी कर्नाटक में, ककोलत नवादा में, और जबकि तेलहर कैमूर जिला में, वही बिहार में ककोलत। आगे अब ये नोट, नदी के किनारे शहर पर नजर रखना है। नदी के देख लेंगे लास्ट में कोई चैप्टर में से। चलिए आगे बढ़िए। भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। अब नदी घाटी परियोजना में आइए। और बांध। तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में। जबकि दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे, ये भी जम्मू कश्मीर में। जबकि सलाल और बगलीहार चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। जबकि रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब में। रंजीत सागर परियोजना कहाँ? रावी नदी पंजाब में। जबकि पोंग परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। पोंग परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। अबे नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब और हिमाचल और हरियाणा में। यही भाखड़ा नांगल डैम को जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक मंदिर की संज्ञा दिया गया था। यह सबसे ऊंचा बांध जो गुरुत्वीय बांध है जो सीमेंट से निर्मित है। भाखड़ा नांगल डैम जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो सीमेंट से निर्मित है। याद रखिएगा। हाँ, सतलज नदी पे तीन गो राज्य में, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। जबकि टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। याद रखिए, इसका क्वेश्चन हिंट है। यह सबसे ऊंचा बांध। देखिए गुरुत्वीय बांध देगा तो कौन? भाखड़ा नांगल। जबकि सिर्फ देगा हाँ टिहरी बांध जो कहाँ? भागीरथी उत्तराखंड में है। जबकि तपोवन और विष्णुगढ़ बांध किस नदी पे? तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड में। याद रखिए, तपोवन और विष्णुगढ़ बांध कहाँ? अलकनंदा नदी उत्तराखंड में है। जबकि कोसी बांध कोसी नदी पे बिहार नेपाल में है। जबकि लोकटक मणिपुर में है। आगे म्यूराक्षी नदी पे पश्चिम बंगाल में। इसको याद रखिएगा। म्यूराक्षी बांध किस नदी पे? म्यूराक्षी नदी पे ही पश्चिम बंगाल में ही। जबकि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी को बंगाल का। आगे पेंच बांध इसी नदी पे, दामोदर घाटी वही दामोदर नदी पे जो है पेंच घाट बांध भी यही है। जबकि मैथन और तिलैया बांध किस नदी पे? तो बराकर नदी पे झारखंड में। मैथन और तिलैया बांध किस नदी पे? बराकर नदी झारखंड में। जबकि रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश और बिहार में। याद रखिएगा, रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश और बिहार में। जबकि बांध सागर परियोजना किस नदी पे? सोन नदी मध्य प्रदेश में। बांध सागर परियोजना जो है सोन नदी पे मध्य प्रदेश में। जबकि माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, माता टीला परियोजना का दूसरा नाम क्या है? तो लक्ष्मी बांध परियोजना भी है, जो किस नदी पे है? बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश में। जबकि ओंकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। जबकि इंदिरा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पे ही मध्य प्रदेश में है। अगला है काकरापारा और उकाई जलप्रपात जो है ताप्ती नदी गुजरात में है। याद रखिएगा, काकरापार और उकाई परियोजना जो है कहाँ? तो ताप्ती नदी ताप्ती नहीं ताप्ती तो फिर इधर चला आएगा। तापी नदी गुजरात में। जबकि बबली, जयकबारी,
दोनों महाराष्ट्र में हैं, जो गोदावरी नदी पे है, जबकि पंचम पारा जो तेलंगाना में वो भी गोदावरी नदी पे ही है। याद रखिएगा, बबली और जायकवाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी पे है, और पंचम पारा जो तेलंगाना में वो भी जो है गोदावरी नदी पे है। पहले तो याद रखिए, पंचम पारा कहाँ, तो तेलंगाना में, गोदावरी थी जायकवाड़ी और बबली कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो दोनों जो है तीनों जो है गोदावरी नदी पे ही है। आगे, मैटूर बांध परियोजना कहाँ, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में। मैटूर बांध परियोजना कहाँ, कावेरी नदी तमिलनाडु में, जबकि शिव समुद्रम जलप्रपात के शिव समुद्र बांध कावेरी नदी कर्नाटक में। अलमाटी बांध याद रहेगा, भगवान कृष्णा नदी और कर्नाटक में, जबकि कलपोंग नदी अंडमान निकोबार में। कलपोंग जो है कलपोंग नदी पे ही अंडमान निकोबार में, जबकि जबकि बलिहार जो है बलिहार नदी पे केरल में। बलिहार बांध जो है बलिहार नदी पे केरल में स्थित है। अब इस तरह जो है परियोजना भी खत्म। अब ये मानसून और जलवायु, चलिए आगे बढ़िए। अब ये भारत की प्रमुख जलप्रपात, ये तो पढ़ लिए थे, जलप्रपात तो हो गया था। अब ये मानसून और जलवायु। मानसून की खोज याद रखिए, मानसून की खोज प्रथम सदी में किसने किया था, तो हिपेलस ने किया था। क्वेश्चन देता है, मानसून की खोज किसने किया था, तो हिपेलस ने किया था। मानसून की खोज किसने, हिपेलस ने किया था। यह एक अरबी नाविक था। हिपेलस कौन था, अरबी नाविक था जिसने मानसून की खोज किया था। मानसून का अर्थ परिवर्तनशील हवा है जिसकी उत्पत्ति जेट स्ट्रीम से होती है। मानसून की उत्पत्ति किससे होती है, जेट स्ट्रीम से होती है। जबकि जेट स्ट्रीम क्या है, तो उच्च स्तर पर उच्च गति की पवन है। जेट स्ट्रीम क्या है, उच्च स्तर पर उच्च गति की पवन है। जबकि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत में कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अपवाद में सिक्किम में जो गर्मी के दिन भी वहाँ ठंडा रहता है। आगे, अति महत्वपूर्ण है, मानसून से पहले फुहार को मानसून ब्रस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले 1 जून को केरल में होता है। मानसून से पहले जो फुहार होता है उसे मानसून ब्रस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो 1 जून को केरल में होता है। 10 से 15 जून के बाद यह कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंच जाता है। याद रखिए, 10 से 15 जून के बाद कलकत्ता होते हुए बिहार में आ जाता है। जबकि मानसून 2 प्रकार का होता है, एक दक्षिण पूर्व मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। भारत की 2/3 वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से ही होता है। भारत की जो 2/3 वर्षा जो भारत में दक्षिण पूर्व मानसून से ही होता है। जाड़े के दिन में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है, जो कोरोमंडल तट पे होता है। केरल में होगा कोरोमंडल तट, की तमिलनाडु, केरल मालाबार तट, जबकि तमिलनाडु कोरोमंडल तट, जो उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा जाड़े के दिनों में होता है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर होती है, कीपनुमा आकृति के कारण। आगे, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिए, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से पूरब की ओर बहती है, जिसके कारण जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। क्वेश्चन याद रखिएगा, जाड़े के दिनों में वर्षा क्यों होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे, भूलेंगे नहीं, मानसून पूर्व भी भारत में कई वर्षा होती है, जैसे आम्र वर्षा। क्वेश्चन याद रखिएगा, केरल में आम्र वर्षा को मैंगो सरोवर के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ, केरल और कर्नाटक में होता है। जबकि चेरी ब्लॉसम वर्षा कर्नाटक में, जिसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। जबकि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वो है, वो कहाँ होता है, शिलोंग मेघालय। जबकि चेरी ब्लॉसम वर्षा कर्नाटक में, जिसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जबकि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कहाँ, तो शिलोंग मेघालय की राजधानी में होता है। तीसरा है काल बैसाखी। क्वेश्चन ही पूछा गया था बिहार पुलिस में। काल बैसाखी जो है, जिसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में होता है। आगे, ध्यान रखें, वर्षा के वितरण के दृष्टि से वनस्पति का वर्गीकरण किया जाता है, जिसे पूर्व में पढ़ लिया गया है। वनस्पति वाले चैप्टर में अपना लोग पढ़े हैं। आगे, अब सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है, जो मात्र 50 सेंटीमीटर होता है। जैसलमेर में मात्र 10 सेंटीमीटर। आगे, भूलेंगे नहीं, भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान जो है राजस्थान में होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। सबसे अधिक दैनिक तापमान राजस्थान में है। जबकि सबसे अधिक ठंडा
द्रास क्षेत्र भारत में, सबसे अधिक ठंडा कहाँ, द्रास क्षेत्र भारत में। जबकि बारदोली छोरा, अच्छा क्वेश्चन है, बारदोली छोरा असम के काल बैसाखी का स्थानीय नाम है। असम में जो काल बैसाखी जो वर्षा होता है उसे क्या किस नाम से जानते हैं, बारदोली छोरा के नाम से जाना जाता है। यह चाय और चावल, पटसन, जूट के लिए जो प्रसिद्ध है। बारदोली छोरा जो वर्षा होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, चाय, चावल, पटसन यानी जूट के लिए प्रसिद्ध है। जो क्या है, तो काल बैसाखी जो होता है उसे बारदोली छोरा के नाम से असम में जाना जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चारों ऋतु में चावल होता है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चारों ऋतु में चावल होता है। जबकि लू उत्तर भारत का गर्म हवा है। लू जो है उत्तर भारत का गर्म हवा है। जबकि चेरी ब्लॉसम को ही फूलों का बौछार भी कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम को ही फूलों का बौछार के नाम से जाना जाता है। ये कहता है तो मौसम। अब ये जलवायु एक दीर्घ अवधि, मौसम क्या था, अल्प अवधि, जबकि जलवायु क्या है तो दीर्घ अवधि। जलवायु एक दीर्घ अवधि की संकल्पना है जो निम्नलिखित कारण से प्रभावित होता है। क्वेश्चन दिया जाता है जो जलवायु जो किससे प्रभावित होता है, तो जी किससे प्रभावित होता है, ऊंचाई के आधार पर भी, अक्षांश के आधार पर भी, सागर से दूरी के कारण भी, और हिमालय परिवर्तन से भी, और भौगोलिक सीमा के कारण भी जलवायु परिवर्तित होता है। इसी कड़ी में भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। अपवाद में कौन, सिक्किम, जहाँ जो जाड़ों के दिनों में, गर्मी के दिनों में भी ठंडा होता है। लेकिन ऋतु चक्र के दृष्टि से भारत की ऋतु कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। आईसीएमआर के तहत भारत की मिट्टी के कितने भागों में, 8 प्रकार के, याद रखेगा। जबकि वर्षा को 6 भागों में। कौन कौन है, तो शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। तो शीत ऋतु का काल कब से कब तक, तो जनवरी फरवरी। शीत ऋतु काल कब से कब तक, जनवरी फरवरी। जबकि वसंत ऋतु मार्च अप्रैल वसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मई जून। जबकि वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त। जबकि शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर। जबकि हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर। अभी हेमंत ऋतु चल रहा है। आगे अन्य बातें, भारतीय मानसून को सबसे प्रभावित करने वाली कारक जो है अल-नीनो है, जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अल-नीनो क्या है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना नई दिल्ली में 1875 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब किया गया था, 1875 में किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब किया गया था, 1875 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जबकि जलवायु के वर्गीकरण के सिद्धांत कोपेन ने दिया था, याद रखिएगा। जलवायु के वर्गीकरण का सिद्धांत कोपेन ने दिया, जिसने भारत की जलवायु को 8 भागों में बांटा। जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत किसने, कोपेन ने दिया था, जिसने कितने भागों में भारत की जलवायु को बांटा, 8 भागों में बांटा। इसी कड़ी में भारत की अधिकांश प्रदेश वह है जो CWG में आता है। याद रखिए भारत की अधिकांश प्रदेश CWG में आता है। इस कड़ी में बिहार भी आता है, CWG में ही जो है बिहार आता है। जैसे सी का अर्थ क्या है, तो औसत तापमान, जो सी का अर्थ है औसत तापमान जो 10 डिग्री 4 महीने तक रहता है। जबकि डब्ल्यू का अर्थ है शुष्क शीत ऋतु। जबकि जी का अर्थ है गंगा का मैदान। आगे ITCZ का पूरा नाम क्या है, तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का हिंदी नाम क्या है, तो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है, यानी इंग्लिश पूरा नाम क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है, हिंदी में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र माने जाते हैं जहां उत्तर पूर्व पवन और दक्षिण पूर्व पवन आपस में मिलता है। याद रखिए उत्तर पूर्व पवन और दक्षिण पूर्व पवन जो है कहाँ पे मिलता है, ITCZ। तो ITC जोन में जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं, ITC जोन कहा जाता है। आगे इस तरह मानसून भी खत्म और जलवायु भी खत्म। अब ये भारत की सिंचाई तंत्र और जल संसाधन। जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। योजना आयोग के अनुसार
जल का कृत्रिम प्रबंधन को 3 भागों में सिंचाई परियोजना में किया जाता है। योजना आयोग के अनुसार जल का कृत्रिम प्रबंधन को 3 भाग में सिंचाई परियोजना में किया जाता है। जैसे पहला है वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्य सिंचाई परियोजना, तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। तो पहला वृहद सिंचाई परियोजना में क्या है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होगा तो किससे होगा, तो वृहद सिंचाई परियोजना से होगा। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। जब विश्व में सबसे बड़ा नहर तंत्र किसका है, तो भारत का है। जबकि नहरों के देश के रूप में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। जबकि मध्य सिंचाई परियोजना जो है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई मध्य सिंचाई परियोजना में किया जाता है। जबकि नलकूप से ज़्यादा इसमें किया जाता है। इसका स्रोत क्या है, नलकूप से सिंचाई, जो मध्य सिंचाई परियोजना में जो नलकूप से सिंचाई किया जाता है। जबकि लघु सिंचाई परियोजना में क्या है, तो 2,000 से कम हेक्टेयर जो जमीन सिंचाई होगा तो क्या लघु सिंचाई परियोजना, जिसका स्रोत क्या है, तो कुआं, तालाब। आगे सर्वाधिक सिंचाई सिंचित राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब है। याद रखिएगा, सबसे सिंचित राज्य क्षेत्रफल में कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब है। जबकि प्रतिशत के दृष्टि से सिंचित राज्य कौन कौन है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब है। आगे सिंचाई के साधन के दृष्टि से नलकूप या कुआं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सिंचाई के साधन के दृष्टि से नलकूप, कुआं के सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, 56%। आगे दूसरे स्थान पे जो है केनाइल या नहर का 32% उपयोग किया जाता है। जबकि तीसरे स्थान में पौंड या तालाब का 6% मात्र किया जाता है सिंचाई के लिए। सबसे ज़्यादा किसका, तो नलकूप और कुआं का 56%। दूसरे स्थान पे केनाइल या नहर का 32%। जबकि तीसरे स्थान पे जो है पौंड या तालाब का मात्र 6%। जबकि सिंचाई के अन्य साधन में जो है आहार, पैन और नहर है। आहार, पैन और नहर है। जबकि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। जबकि नहर से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नहर से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ, उत्तर प्रदेश में होती है। जबकि कुआं से सबसे अधिक सिंचाई नहीं, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान में। कुआं से सबसे अधिक कहाँ, तो गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में हो जाए। जबकि तालाब से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। एक बार सुन लीजिएगा वीडियो, अपने कंफर्म हो जाएगा। तो नलकूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, और तालाब से भी उत्तर प्रदेश में ही, तालाब से भी या नलकूप से भी उत्तर प्रदेश में। जबकि कुआं से गोवा में। एक पहले सबसे अधिक जहाँ होता है उसको याद रखिए। तो कुआं से कहाँ, गोवा में। नलकूप और तालाब से कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और नहर से कहाँ, तो उत्तर प्रदेश से। आगे सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो कहाँ है, मिजोरम में। याद रखिए, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कहाँ है, मिजोरम में। जबकि सबसे अधिक सिंचित फसल जो है गन्ना है। इसको सबसे अधिक याद रखिए, सबसे अधिक सिंचित क्रॉप यानी फसल कौन सा है, गन्ना है। उसके बाद गेहूं, उसके बाद धान है। इन्हें धान पहले मार लीजिएगा, गन्ना, गेहूं, उसके बाद धान। आगे मेघालय देश का पहला राज्य है जिसने जल नीति बनाया था। लेकिन केरल पहला ऐसा राज्य था जिसने जल बजट पेश किया था। जल नीति कौन, तो मेघालय। जबकि जल बजट किसने, केरल ने। आगे भारत निर्माण योजना 2005 में सिंचाई प्रमुख अवयव था, जिसमें 6 अवयव था। याद रखिएगा, भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 2005 में, जिसमें सिंचाई प्रमुख था। सिंचाई जो है प्रमुख अवयव था, जिसमें 6 अवयव को रखा गया था। भारत में वर्तमान में 68.4 मिलियन हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। अगर ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कितना क्षेत्र सिंचित है, 68.4 मिलियन हेक्टेयर जो है, 68.4 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्र सिंचित है। जबकि आज़ादी के समय मात्र 22 मिलियन हेक्टेयर था। आज़ादी के समय मात्र 22 मिलियन हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्र था। अभी कितना है, 68.4 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र जो है सिंचित है। आगे बिहार रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है, अच्छा क्वेश्चन है, मोकामा। याद रखिएगा, बिहार रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है, मोकामा में है। जबकि केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है, नहीं, रुड़की, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो रुड़की, उत्तराखंड में। जबकि बाजार अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो हैदराबाद में।
बाजार अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद में। जबकि केंद्रीय रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है? रुड़की उत्तराखंड में। जबकि बिहार रोड अनुसंधान संस्था कहाँ है? मोकामा पटना में। तीनों को याद रखिएगा। इस तरह अपना भारत की सिंचित तंत्र भी खत्म। अब ये परिवहन ट्रांसपोर्ट, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी वो क्वेश्चन उठाता है। अर्थव्यवस्था की रक्तधारा के रूप में परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी 4 साधन है: रेल परिवहन, विमान परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। तो रेल परिवहन आइए। आधुनिक रेलवे की शुरुआत भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल, आधुनिक भारत के निर्माता, ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी था। याद रखिएगा, जब 1853 में रेल चलाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी साहब थे। जबकि विश्व का सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में एस्कॉट होम डार्लिंगटन में चलाया गया था। आगे, एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल भारत का है। एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा जो है सबसे बड़ा रेल लाइन भारत का है। जबकि कर्जन के समय में रेल के विकास के लिए रॉबर्टसन समिति बनाई गई थी और रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। याद रखिएगा, कर्जन के समय में रेलवे के विकास के लिए रॉबर्टसन समिति के अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। आगे, जबकि 1924-25 में एक वर्ष समिति की अनुशंसा के आलोक में रेल बजट को आम बजट से अलग कर लिया गया। लेकिन 93 वर्षों के बाद 2017-18 में विवेक देवराय समिति के अनुशंसा पे रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। याद रखिएगा, विवेक देवराय समिति, एक वर्ष समिति, रॉबर्टसन समिति का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। आगे, अब ये रेलवे बोर्ड, रेलवे को संचालित करने के लिए 18 रेलवे जोन को स्थापना किया गया है। जैसे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर दिल्ली, दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में। जबकि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। याद रखिए सबको, पहले उत्तर, पूर्व, पश्चिम याद रखिए। उत्तर का कहाँ? दिल्ली में। जबकि दक्षिण का कहाँ? चेन्नई में। पूर्वी रेलवे का कलकत्ता में। पूर्वी रेलवे का कलकत्ता में। जबकि पश्चिमी रेलवे का मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। ये पांचों पहले चारों को याद रखिए। उत्तर वाला दिल्ली, दक्षिण वाला चेन्नई, पूरब वाला पश्चिम बंगाल वही कोलकाता, और जबकि पश्चिम वाला मुंबई में। आगे, अब ये मध्य रेलवे का नहीं, मुंबई में ही है। मध्य रेलवे का मुंबई में। जबकि पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। अपने लोग जो जहाँ आते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। जबकि पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर। जबकि उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। जबकि उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर। जबकि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का, ये याद रखिएगा कम से कम, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मालेगांव गुवाहाटी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव गुवाहाटी, इसको याद रखिएगा। जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे का जबलपुर। उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम रेलवे का, ये जो है ना मैप देख के याद होगा, ऐसे में नहीं याद होगा। एक दो बार सुनिएगा, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर, सॉरी जयपुर पश्चिम में जाते हैं। एक मिनट बताते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। जबकि दक्षिण मध्य रेलवे का कहाँ है? तो सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का कहाँ? सिकंदराबाद। जबकि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कलकत्ता में। जबकि दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जो अनिल जी बिलासपुर में भी जॉब कर रहे हैं। अरे पतले करके रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक में है। जबकि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। जबकि मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कलकत्ता में। जबकि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। देखिए VVI कहाँ है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे VVI है। अपना का जो है उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा आपको इलाहाबाद। जबकि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। और कौन है?
तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, और दक्षिण तटीय मध्य रेलवे जो विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में जो नवीनतम है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ? विशाखापट्टनम में जो नवीनतम है। आगे, विशाखापट्टनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। यहाँ एकमात्र तटीय स्टील प्लांट भी है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम में जो एक तटीय स्टील प्लांट भी है, जबकि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खोला जा रहा है? सारण छपरा में खोला जा रहा है, याद रखिए। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट सारण छपरा में बनाया जा रहा है। जबकि भारतीय रेलवे के विकास में कोंकण रेलवे परियोजना 2009 का बहुत बड़ा योगदान था, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के विकास में कोंकण रेलवे परियोजना जो 1990 का महत्वपूर्ण स्थान था। जबकि यह परियोजना आफ्टा से बंगलौर, याद रखिएगा, यह परियोजना जो है आफ्टा से बंगलौर 760 किलोमीटर की परियोजना है, जिसे मेट्रोमैन, याद रखिए। अभी ये क्वेश्चन याद रखिए, मेट्रोमैन कौन था? तो श्रीधरन था। जबकि टाइगरमैन कौन? वाटरमैन कौन? राजेंद्र, याद रखें, राजेंद्र सिंह, जैसे याद हो जाए। वाटरमैन राजेंद्र सिंह, जबकि टाइगरमैन कैलाश सांकला, और मेट्रोमैन श्रीधरन सिंह। सलीम अली को बर्डमैन, हाँ, सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग, भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग कौन है? तो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर। जबकि सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। जबकि सबसे लंबा केबल ब्रिज चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है। भारत की सबसे लंबी दूरी का ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, 4286 किलोमीटर। हाँ, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर तय करती है। भारत का सबसे तेज गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? गतिमान, नामे में स्पष्ट है, गतिमान। विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है, लगभग 9500। आगे, भारत की, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग किसका है? तो ट्रांस साइबेरियन का, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक, जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। आगे, भारत की कई प्रमुख पर्यटक ट्रेन है, याद रख, भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई में कौन है? दक्कन ओडिसी। मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो पर्यटक ट्रेन है, उसका नाम क्या है? दक्कन ओडिसी है। जबकि मुंबई से दिल्ली के बीच जो पर्यटक ट्रेन चलता है, उसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। यानी मुंबई से जो दिल्ली से पर्यटक ट्रेन चलता है, उसे क्या कहते हैं? महाराजा एक्सप्रेस कहते हैं। जबकि राजस्थान से जो पर्यटन ट्रेन चलता है, पर्यटन ट्रेन जो है, उसका नाम क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स, याद रखिएगा। तो राजस्थान में जो पर्यटन ट्रेन चलता है, उसका क्या नाम है? पैलेस ऑन व्हील्स। जबकि भारत से बांग्लादेश के बीच जो कौन था? मैत्री एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच जो पर्यटन ट्रेन है, कौन है? मैत्री एक्सप्रेस है। जबकि भारत से बांग्लादेश के बीच एक और है, मिताली, एक और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता और थार एक्सप्रेस। समझौता और थार एक्सप्रेस किसके बीच? पाकिस्तान के बीच। भारत तो अंडरस्टूड है। जबकि बांग्लादेश के बीच मिताली और मैत्री, और राजस्थान में पैलेस और व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। जबकि मुंबई से दिल्ली के बीच महाराजा एक्सप्रेस, और महाराष्ट्र में दक्कन ओडिसी, ये सब जो है पर्यटन ट्रेन है। आगे, भारत के 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। भारत में जो है 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। पहली बड़ी लाइन में क्या है? तो ब्रॉड गेज इसे कहा जाता है। बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई बीच में जो है 1.67 मीटर लंबा होता है। इसकी चौड़ाई जो कितनी होती है? 1.67 होता है, जिसकी लंबाई भारत में 68,000 किलोमीटर है। याद रखिए, बड़ी लाइन की लंबाई टोटल कितनी है? 68,000 किलोमीटर है। जबकि छोटी लाइन के बीच में जो है 1 मीटर की दूरी होती है। छोटी लाइन के बीच जो है 1 मीटर की गैप होती है। जबकि नैरो गेज क्या है? नैरो गेज पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है।
नैरो गेज पहाड़ी स्थल पर रेलवे रिक्शे की चाल से ये चलती है। नैरो गेज जो है ट्रेन जो है रिक्शे की चाल से चलती है। इसके बीच की हाँ इसकी जो है बीच की गैप जो होता है 0.76 मीटर होता है। 0.76 जो है नैरो गेज के बीच की दूरी होती है। आगे अबे भारतीय रेल की महत्वपूर्ण संस्था, अच्छा क्वेश्चन है भी। रेलवे स्टाफ कॉलेज या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? नहीं, बड़ोदरा। याद रखिए रेलवे विश्वविद्यालय अभी हाल ही में जो खोला गया था जो गुजरात बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में है। जबकि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो हरियाणा में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में। जबकि भारतीय रेल सिविल इंजीनियर संस्था कहाँ है? तो पूना में। भारतीय रेल सिविल इंजीनियर संस्था कहाँ है? पूना में। जबकि रेल संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में। जबकि रेलवे स्टाफ कॉलेज या रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बड़ोदरा गुजरात में है। अब ये अन्य बातें, भारत में सबसे पहले विद्युतीय रेल मुंबई से कुर्ला से तक चलाई गई थी 1925 में। 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच पहला भारत का विद्युत रेल चला था जो 1925 में। जबकि विश्व का सबसे बड़ा भाप इंजन का नाम कौन है? पेरी क्वीन। पेरी क्वीन याद रखिएगा। और जब जो अपना यहाँ से ब्लैक नहीं तो याद रखिएगा भारत का जो पहला विद्युत ट्रेन चला था उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन, जो 1925 में चलाया गया था। जबकि विश्व की पहली भाप इंजन चली ट्रेन का नाम क्या था? तो फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भाप इंजन से विश्व में चली पहली ट्रेन का क्या नाम था? फेरी क्वीन। आगे भारत के 4 रेलवे मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिए भी क्वेश्चन, भारत के 4 रेलवे लाइन को जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है कौन कौन है? तो दार्जिलिंग रेलवे, शिवाजी टर्मिनल है। कहाँ शिवाजी टर्मिनल? मुंबई में होगा। जबकि नीलगिरी माउंटेन और कलका जो है शिमला में है, उसको भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा कौन कौन है? तो दार्जिलिंग रेलवे, शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन और कालका रेलवे को जो है सभी को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे चलिए आगे बढ़िए। तो याद है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि हाल ही में 4 को कहिएगा तो 4 को 38वां 39वां रमपा मंदिर, 40वां धौलावीरा, 41वां शांति निकेतन और 42वां होयसल मंदिर। आगे हाँ होयसल 42वां जो कर्नाटक वाला जो होयसल जो है हेलीवीर की मंदिर। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जयनगर से कुर्था तक जो रेल की शुरुआत की गई है। जबकि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म विश्व का कौन से? नहीं वो प्लेटफॉर्म है तो हुबली नदी पे सिद्रुदा रेलवे स्टेशन जो है। नहीं गोरखपुर बदल गया वो अभी हाल में नहीं चले हैं। हाँ याद रखिएगा जो हुबली। आगे विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन है? तो खड़गपुर है। जंक्शन कहेगा तो खड़गपुर। जबकि प्लेटफॉर्म कौन? तो सिद्रुदा रेलवे स्टेशन जो हुबली नदी। आगे हुबली पश्चिम बंगाल हुबली। आगे विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने चालू की। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने प्रारंभ किया? जर्मनी ने किया। जबकि भारत के पहले सोलर एनर्जी पर आधारित ट्रेन कौन है? रेलवे स्टेशन कौन है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। याद रखिएगा भारत की पहली सोलर एनर्जी पर आधारित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। आगे भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन है? कामेश्वरम तमिलनाडु में है। याद रखिएगा भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन है? तो कामेश्वरम तमिलनाडु का है। आगे भारत की पहली निजी ट्रेन, याद रखिए भी अच्छा क्वेश्चन है, भारत गौरव एक्सप्रेस वे है जो कोयम्बटूर से शिरडी तक, शिरडी साईं धाम जो तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक जाती है। याद रखिएगा भारत का पहला निजी ट्रेन भारत गौरव एक्सप्रेस जो कोयम्बटूर से शिरडी तक जाती है। कोयम्बटूर कहाँ? तमिलनाडु। और शिरडी कहाँ? महाराष्ट्र तक चलती है। इस तरह रेलवे परिवहन खत्म। अब ये सड़क परिवहन। अच्छा परिवहन के दृष्टि से
भारत सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है, ऑटोमेटिक है। जबकि इसीलिए प्रारंभिक सभ्यता हड़प्पा के काल से ही इस पर बल दिया गया है। मौर्य काल के समय उत्तरापथ, शेरशाह के समय में ग्रैंड ट्रैंक रोड, जबकि आज़ादी के बाद एनएच सड़कों के रूप में विकास किया गया है। पहले हड़प्पा सभ्यता में, फिर मौर्य काल में किस नाम से जाना गया सड़क को? उत्तरापथ के रूप में। फिर शेरशाह के काल में ग्रैंड ट्रैंक के रूट में, जबकि आज़ादी के बाद एनएच के रूप में सड़क का विकास किया गया है। मौर्य काल के सड़कों के देखरेख करने वालों को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में सड़कों के देखरेख करने वालों को किस नाम से जाना जाता था? एग्रोनोमाई के नाम से जाना जाता था। जबकि आज़ादी के बाद नागपुर योजना जो है सड़क के विकास के लिए बनाई गई थी और एनएच की महत्ता पर प्रकाश डाला गया था। याद रखिए ये भी क्वेश्चन, नागपुर योजना का संबंध किससे है? एनएच के विकास से है। आगे, आज भारत ने सड़क में विश्व के दूसरे स्थान पे है। आज भारत जो है सड़क के विकास में दूसरे स्थान पे है। 59 लाख वर्ग किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क हो गया है। भारत में जो 59 लाख वर्ग किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क हो गया, जबकि सड़कों की कुल लंबाई में एनएच की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, लेकिन कुल भार 40% है। याद रखिएगा, भारत में एनएच का हिस्सेदारी कितना है? 2%, जबकि कुल भार 40% जो एनएच उठाए हुआ है। आगे, एनएच का नियंत्रण सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। एनएच का नियंत्रण जो है सीपीडब्ल्यू के द्वारा किया जाता है। सीपीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। जबकि सबसे लंबा एनएच 44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ। यह 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजर रहा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एनएच कौन? 44 है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाती है, जो कितने? 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यूटी में दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरता है। आगे,